2005 की एक शाम उत्तर प्रदेश के भोजपुर जिले में सूरज गंगा के पानी में डूबने लगा था। इस पूरे क्षेत्र की जीवन रेखा पवित्र गंगा नदी गाद और ढलती शाम की रोशनी के कारण लाल रंग की होकर धीरे धीरे बह रही थी। रामलाल एक मछुआरा जिसने अपना पूरा जीवन इसी नदी के किनारे बिताया था, अपनी छोटी नाव को जलकुंभी के झुंडों के बीच से निकालकर सुबह से लगाए गए अपने जालों की जांच कर रहा था। माहौल शांत था, केवल पानी में चप्पू चलने की छप-छप की आवाज और कीड़ों की भिनभिनाहट ही सुनाई दे रही थी। जब रामलाल एक सुनसान मोड़ पर पहुंचा जहां पानी का बहाव काफी तेज था, तो वो अचानक रुक गया। उसने अपनी आंखें सिकोड़ी और एक अजीब सी चीज को देखने की कोशिश की जो पानी में तैर रही थी और किनारे की झाड़ियों में फंस गई थी। पहले तो रामलाल ने सोचा कि शायद ये किसी दुकान का पुतला होगा जिसे किसी ने फेंक दिया है, या किसी पालतू जानवर का शव होगा जो नदी में बह गया है। लेकिन जैसे ही वह नाव को पास ले गया, उसकी जिज्ञासा की जगह उसकी रीढ़ में एक सिहरन दौड़ गई। वह कोई पुतला नहीं था, वह चीज सफेद, फूली हुई और पानी की लहरों के साथ हिल रही थी। वह एक मानव शरीर का हिस्सा था और स्पष्ट रूप से ये एक महिला के शरीर का ऊपरी धड़ था। इस बूढ़े किसान की आंखों के सामने एक भयानक दृश्य था। उस लाश का सिर नहीं था, उसके दोनों पैर भी नहीं थे। वो सिर्फ एक नग्न धड़ था जिसे गर्दन और जांघों से बेतरतीबी से काटा गया था। जीवन के कई थपेड़े झेल चुके रामलाल का भी शरीर कांप गया और उसका जी मिचलाने लगा। उसने जल्दी से अपनी नाव घुमाई और अपनी पूरी ताकत से किनारे की ओर भागा। उसने नाव को वहीं छोड़ा और दौड़ते हुए गांव के मुखिया और स्थानीय पुलिस को सूचित करने के लिए चिल्लाने लगा। गंगा किनारे बसा वो छोटा सा मछुआरों का गांव पल भर में इस बुरी खबर से दहल गया। नदी में तैरती एक बिना सिल वाली लाश की खबर तुरंत भोजपुर जिला पुलिस और उत्तर प्रदेश पुलिस के महानिदेशालय को दी गई। मामले की क्रूरता विशेष रूप से गंभीर थी। ये स्पष्ट रूप से एक हत्या का मामला था। हत्यारे ने न केवल किसी की जान ली थी, बल्कि उसने जानबूझकर शव के टुकड़े टुकड़े कर दिए थे, सिर और अंगों को फेंक दिया था, जिसका एकमात्र उद्देश्य पीड़ित की पहचान छिपाना था। 1 घंटे से भी कम समय में नदी के उस हिस्से को पूरी तरह से सील कर दिया गया। अपराध शाखा, फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला और राज्य फोरेंसिक मेडिसिन सेंटर के अधिकारी मौके पर पहुंच चुके थे। शव मिलने की जगह को चिन्हित करने के लिए एक निशान लगाया गया। काफी मशक्कत के बाद पीड़ित के ऊपरी धड़ को किनारे पर लाया गया और एक सफेद प्लास्टिक की चादर पर रखा गया। फोरेंसिक डॉक्टरों ने अस्थायी रूप से लगाई गई फ्लडलाइट्स की रोशनी में तुरंत अपना काम शुरू कर दिया। प्रारंभिक ऑटोप्सी के नतीजों ने सभी को झकझोर कर रख दिया। पीड़ित की पहचान एक महिला के रूप में हुई, जिसकी उम्र 30 से 50 वर्ष के बीच होने का अनुमान था। मृत्यु का समय पिछले 12 घंटों के भीतर निर्धारित किया गया था। इसका मतलब था कि पीड़िता की हत्या उसी दिन सुबह या पिछली रात, यानी 2 जुलाई की रात को की गई थी। अपराध शाखा के प्रमुख के सीधे निर्देशन में तुरंत एक विशेष जांच दल का गठन किया गया। प्रारंभिक निष्कर्ष यह निकाला गया कि यह हत्या शव के टुकड़े करने और उसे ठिकाने लगाने का एक विशेष रूप से क्रूर मामला था। हत्यारे द्वारा जानबूझकर सिर यानी चेहरे और अन्य पहचान चिन्हों को नष्ट करने से ये प्रबल संभावना दिख रही थी कि ये किसी परिचित द्वारा किया गया अपराध है। हत्यारा पीड़ित का कोई करीबी रिश्तेदार या दोस्त होना चाहिए, तभी उसे पहचाने जाने का इतना डर था। अधिक विस्तृत जांच के दौरान फोरेंसिक डॉक्टरों को एक महत्वपूर्ण सुराग मिला, एक ऐसा निशान जिसे हत्यारा अपने उन्माद में मिटा नहीं सका था। पीड़िता के शरीर पर उन्हें एक पुरुष के वीर्य का नमूना मिला। इस निशान से पता चला कि हत्या से ठीक पहले पीड़िता और हत्यारे के बीच यौन संबंध बने थे। उम्मीद की एक किरण जगी। वीर्य का नमूना हत्यारे का हस्ताक्षर था। हालांकि इस जांच की त्रासदी मामले के समय में ही निहित थी, जो कि वर्ष 2005 था। डीएनए परीक्षण तकनीक मौजूद तो थी, लेकिन बहुत सीमित थी। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो का डीएनए डेटाबेस लगभग 0 के बराबर था।
वे वीर्य के नमूने से हत्यारे का जीनोटाइप निकाल सकते थे, लेकिन उनके पास तुलना करने के लिए कोई दूसरा नमूना नहीं था। वो कीमती डीएनए नमूना एक चाबी की तरह था जिसके लिए कोई ताला नहीं था। इसे सावधानी पूर्वक कोडित किया गया और सबूतों के भंडार में इंतजार करने के लिए रख दिया गया। डीएनए पर भरोसा न कर पाने के कारण जांच दल को पारंपरिक जांच के तरीकों पर वापस लौटना पड़ा। पीड़ित कौन थी? उन्होंने इस सिद्धांत से शुरुआत की कि शव भोजपुर में मिला था, जिसका अर्थ है कि हत्यारे ने शव को नदी के ऊपरी बहाव वाले क्षेत्र में ठिकाने लगाया होगा। एक अभूतपूर्व पैमाने पर तलाशी अभियान चलाया गया। सैकड़ों पुलिसकर्मियों को गंगा नदी के बहाव के विपरीत 45 किलोमीटर तक उत्तर प्रदेश और पड़ोसी राज्य बिहार के सीमावर्ती जिलों के इलाकों में भेजा गया। उन्होंने हर गांव, हर पंचायत के रिकॉर्ड खंगाले। उन्होंने हर स्थानीय पुलिस प्रमुख, हर वार्ड सदस्य से बात की। लक्ष्य एक ऐसे परिवार को खोजना था जिसने 30 से 50 वर्ष की आयु की किसी महिला के लापता होने की रिपोर्ट दर्ज कराई हो, जो पिछले 2 दिनों में गायब हुई हो। लेकिन जांच पर एक भयावह चुप्पी छा गई। 1 दिन बीता, फिर 5 दिन, फिर 10 दिन। किसी भी परिवार ने रिपोर्ट नहीं की। किसी भी पति ने घबराकर अपनी पत्नी की तलाश नहीं की। किसी भी बच्चे ने अपनी मां की तलाश नहीं की। ऐसा लगा जैसे वो बदकिस्मत महिला इस दुनिया में कभी थी ही नहीं, जैसे उसका गायब होना एक स्वाभाविक बात थी जिसकी किसी को परवाह नहीं थी। एक बिना सिर, हाथ पैर की लाश, कोई पहचान नहीं, एक डीएनए नमूना जिसका मिलान नहीं हो सकता, और किसी ने भी गुमशुदगी की रिपोर्ट नहीं की। ऐसा लग रहा था कि हत्यारे ने हर चीज की गणना कर ली थी। उसने सिर्फ एक इंसान को नहीं मारा था, उसने पीड़िता को इस दुनिया से पूरी तरह से मिटा दिया था। शव मिलने की तारीख के आधार पर बिना सिर वाली महिला लाश 3.37 नाम का यह मामला जल्द ही एक बंद गली में पहुंच गया। जांच दल के प्रयास व्यर्थ जा रहे थे। ये मामला उत्तर प्रदेश पुलिस की कई पीढ़ियों के लिए एक जुनून, एक अंतहीन पीड़ा बन गया। समय बीतता गया। 1 साल, 5 साल, 10 साल और फिर पूरे 18 साल बीत गए। बिना सिर वाली महिला लाश 3.7 का मामला धूल की मोटी परत से ढक गया और सबसे ठंडे, रहस्यमय और क्रूर मामलों में से एक बन गया। उस समय के जांचकर्ता कुछ सेवानिवृत्त हो गए, कुछ का तबादला हो गया, लेकिन ये पीड़ा कि एक हत्यारा अभी भी कानून की पहुंच से बाहर है और एक अज्ञात पीड़िता को अभी तक शांति नहीं मिली है, वैसी ही बनी रही। साल 2023। 18 साल बीत चुके थे। एक नवजात शिशु के वयस्क होने के लिए, गंगा के किनारों के बदलने के लिए और एक भयानक हत्या के मामले को समय की धूल में दबने के लिए। उस समय के युवा जांचकर्ता जो इस मामले में शामिल थे, अब अनुभवी अधिकारी बन चुके थे, जिनके बालों में सफेदी आ गई थी। बिना सिर वाली महिला लाश 3.37 की फाइल भले ही पीली पड़ गई थी, फिर भी उत्तर प्रदेश पुलिस की अपराध शाखा के रिकॉर्ड रूम के एक कोने में एक कर्ज, एक अंतहीन पीड़ा के रूप में पड़ी थी। पुलिस महानिदेशालय के नेतृत्व के निर्देश पर कि किसी भी अपराध को भुलाया नहीं जाएगा और लंबित मामलों को सुलझाने के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी की प्रगति का अधिकतम उपयोग किया जाएगा, उत्तर प्रदेश पुलिस ने कई ठंडे बस्ते में पड़े मामलों को फिर से खोलने का फैसला किया और बिना सिर वाली महिला लाश 3.7 का मामला तुरंत सबसे ऊपर रखा गया। एक नई जांच टीम का गठन किया गया। उनके पास ज्यादा सुराग नहीं थे। गवाह बूढ़े हो चुके थे, यादें धुंधली हो चुकी थीं, घटना स्थल बदल चुका था। उनके पास केवल एक चीज थी, एक ऐसी चीज जो 18 साल से धैर्यपूर्वक सबूतों के भंडार में इंतजार कर रही थी, हत्यारे का वीर्य का नमूना, जिसे सावधानी से सील किया गया था। लेकिन इस बार उनके पास एक ऐसा हथियार था जो पिछली पीढ़ी के पास नहीं था। जीन परीक्षण की वैज्ञानिक तकनीक ने जबरदस्त प्रगति की थी। केंद्रीय फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला ने अब एक विशाल राष्ट्रीय आपराधिक जीन डेटाबेस बना लिया था, जिसमें अपराधियों, कैदियों और अन्य मामलों से अज्ञात स्रोतों के लाखों डीएनए नमूने संग्रहित थे।
ये अपराध की एक विशाल लाइब्रेरी थी। एक साहसिक निर्णय लिया गया, सीलबंद नमूने को फिर से जांच के लिए भेजा जाए। राष्ट्रीय डेटाबेस से मिलान किया जाए। हम 18 साल पुराने ताले में चाबी डालने जा रहे थे। 2005 से प्राप्त वीर्य का नमूना अभी भी सख्त परिस्थितियों में संरक्षित था। उसे तुरंत दिल्ली भेजा गया। पूरी जांच टीम बेसब्री से इंतजार कर रही थी। वे बहुत ज्यादा उम्मीद करने की हिम्मत नहीं कर रहे थे। 18 साल बहुत लंबा समय होता है। हो सकता है कि हत्यारा मर गया हो, या बहुत दूर भाग गया हो, या बस उसे कभी किसी दूसरे अपराध के लिए पकड़ा ही न गया हो कि उसका डीएनए नमूना लिया जाता। कुछ हफ्तों बाद एक एन्क्रिप्टेड रिपोर्ट आई और उसके अंदर की सामग्री ने एक भूचाल ला दिया। एक ऐसी बिजली जो ठंडे पड़े मामले की फाइल पर सीधे गिरी। रिपोर्ट में कहा गया, पीड़िता के शव से प्राप्त डीएनए नमूना कोड 3-7 डेटाबेस में किसी भी व्यक्ति से सीधे मेल नहीं खाता। एक पल के लिए निराशा छाई, लेकिन अगली पंक्ति ही असली कुंजी थी। हालांकि वाई गुणसूत्र के वंशानुगत वंशावली विश्लेषण के माध्यम से हत्यारे का डीएनए नमूना रिकॉर्ड में मौजूद एक व्यक्ति के साथ पैतृक रक्त संबंध का मिलान दिखाता है। वो व्यक्ति सुरेश कुमार, जन्म 1980, कानपुर का निवासी, जिसे 2018 में जुआ आयोजित करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था और उसका डीएनए नमूना लिया गया था। पूरी जांच टीम ने अपनी सांसें रोक लीं। उन्हें मिल गया था। उन्हें सीधे हत्यारा नहीं मिला था, लेकिन उन्हें उसका परिवार मिल गया था। डीएनए वंशावली तकनीक, एक अत्यंत आधुनिक तकनीक ने रास्ता दिखा दिया था। हत्यारा जो 18 साल से छिपा हुआ था, वो सुरेश कुमार नामक इस जुआरी का एक पुरुष रक्त संबंधी था, जिसका पुरुष पूर्वज एक ही था। सुरेश के परिवार की वंशावली खंगालो। आदेश दिया गया। जांच तुरंत उत्तर प्रदेश से कानपुर की ओर मुड़ गई। सबसे अच्छे जासूसों को तुरंत स्थानीय पुलिस के साथ समन्वय में सुरेश कुमार के परिवार की पूरी वंशावली की गुप्त रूप से जांच करने के लिए भेजा गया। काम बहुत ललित था। उन्हें पुराने नागरिक और पते के रिकॉर्ड तक पहुंचना पड़ा। परिवार के बुजुर्गों से बात करनी पड़ी ताकि सबसे विस्तृत वंश वृक्ष बनाया जा सके। वंश वृक्ष में दर्जनों पुरुषों के नाम थे। उन्होंने छटनी शुरू की। जो 2005 में बहुत बूढ़े या बहुत छोटे थे, उन्हें हटा दिया गया। जिनके पास उस समय के लिए स्पष्ट सबूत थे, जैसे कि विदेश में होना, जेल में होना या सेना में होना, उन्हें हटा दिया गया। धीरे धीरे दायरा सिकुड़ता गया और फिर जांच टीम का ध्यान एक ही नाम पर केंद्रित हो गया, राजेश कुमार, उम्र अब 53 वर्ष। वंशावली के अनुसार राजेश सुरेश कुमार का चचेरा भाई था। राजेश कुमार की पृष्ठभूमि की तुरंत जांच की गई और जासूसों को एक ऐसी समानता मिली जिससे उनकी रूह कांप गई। रिकॉर्ड से पता चला कि राजेश कुमार एक आवारा किस्म का व्यक्ति था, जिसका कोई स्थिर पेशा नहीं था। और सबसे महत्वपूर्ण बात, ठीक 2004 से 2006 की अवधि में राजेश को कानपुर छोड़कर प्रयागराज उत्तर प्रदेश में मजदूरी करने के लिए दर्ज किया गया था। प्रयागराज गंगा नदी के ठीक उस पार स्थित एक शहर भोजपुर के ठीक सामने। वह ठीक उसी साल अपराध स्थल के ऊपरी बहाव वाले क्षेत्र में मौजूद था, जिस पर पुरानी जांच टीम को शव ठिकाने लगाने का संदेह था। राजेश कुमार, जो वंशावली में एक धुंधला नाम था, तुरंत नंबर 1 संदिग्ध बन गया। उसे ढूंढो। जांच टीम के कमांडर, जो अब राज्य पुलिस के उप महानिदेशक थे और जो 18 साल से इस पीड़ा को ढो रहे थे, ने आदेश दिया, राजेश कुमार को ढूंढो। लेकिन बिल्कुल गुप्त रूप से। उसे भनक नहीं लगनी चाहिए। सबसे अच्छे जासूस तुरंत कानपुर भेजे गए। वे कोई कागजात या वर्दी नहीं ले गए, बल्कि भूतों की तरह काम किया। उनका मिशन राजेश कुमार को ढूंढना और सबसे महत्वपूर्ण, सीधे मिलान के लिए गुप्त रूप से उसका डीएनए नमूना प्राप्त करना था। राजेश को ढूंढना ज्यादा मुश्किल नहीं था। 53 साल की उम्र में वो अभी भी काफी हृष्ट-पुष्ट था और कानपुर के एक साधारण से किराए के मकान में गुमनामी में रह रहा था और दिहाड़ी पर निर्माण मजदूर के रूप में काम कर रहा था। सहकर्मियों और सड़क किनारे चाय पीने वालों के वेश में एक विशेष टीम ने राजेश की हर हरकत पर गुप्त रूप से नजर रखनी शुरू कर दी। निगरानी 2 दिनों तक चली। राजेश में कुछ भी असामान्य नहीं लगा। वो काम पर जाता, फिर घर आता,
फिर सड़क किनारे एक चाय की दुकान पर बैठता। जासूसों ने धैर्यपूर्वक उसका पीछा किया, एक मौके का इंतजार करते हुए। और मौका आ गया। एक जर्जर सी सड़क किनारे की दुकान पर पानी की एक बोतल खत्म करने के बाद राजेश ने लापरवाही से प्लास्टिक की बोतल जमीन पर फेंक दी, पैसे चुकाए और चला गया। जैसे ही वो मुड़ा, एक जासूस जो कबाड़ी वाले के भेष में था तुरंत आगे बढ़ा, बोतल उठाई और उसे सावधानी से एक विशेष प्लास्टिक बैग में डाल दिया। राजेश का डीएनए, जो लार के माध्यम से बोतल के मुंह पर लगा था, पूरी तरह से एकत्र कर लिया गया था। पानी की बोतल को तुरंत सील कर दिया गया और तेजी से फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला भेजा गया। पूरी जांच टीम फिर से तनावपूर्ण इंतजार के दौर में चली गई। ये आखिरी दाव था। अगर ये डीएनए नमूना मेल खाता तो 18 साल पुराना मामला सुलझ जाएगा, अगर नहीं तो सब कुछ फिर से शून्य पर आ जाएगा। एक हफ्ते बाद परिणाम भेजा गया। रिपोर्ट में केवल एक पंक्ति थी, लेकिन ये एक फैसला था। 18 साल की खामोशी के बाद एक खुशी की चीख। पानी की बोतल के मुंह से एकत्र किया गया डीएनए नमूना, जिसे राजेश कुमार का माना जा रहा था, 2005 के बिना सिर वाली महिला लाश 3.7 मामले में पीड़िता के शव पर एकत्र किए गए वीर्य के डीएनए नमूने से पूरी तरह मेल खाता था। वही था हत्यारा, या कम से कम वो व्यक्ति जिसने पीड़िता के मारे जाने से ठीक पहले उसके साथ संबंध बनाए थे, 18 साल तक अंधेरे में छिपे रहने के बाद। आखिरकार विज्ञान और पुलिस अधिकारियों के धैर्य ने उसे प्रकाश में ला दिया। लेकिन उप महानिदेशक, जो 2005 से इस मामले को देख रहे थे, के नेतृत्व में जांच टीम ने जल्दबाजी नहीं की। वे जानते थे कि उनके हाथ में अकाट्य वैज्ञानिक सबूत हैं। लेकिन सिर्फ डीएनए ही काफी नहीं था। वीर्य का नमूना केवल ये साबित करता था कि राजेश का पीड़िता के साथ संबंध था। ये साबित नहीं करता था कि राजेश हत्यारा था। इसके अलावा वे अभी भी सबसे महत्वपूर्ण बात नहीं जानते थे, पीड़िता कौन थी। हम उसे अभी गिरफ्तार नहीं करेंगे, कमांडर ने कहा। वो 18 साल से छिपा हुआ है। वो अब कहीं नहीं भागेगा। वो सोच रहा है कि वो सुरक्षित है। अब हम उसे पूछताछ के लिए बुलाएंगे। हम उसी का इस्तेमाल पीड़िता को खोजने के लिए करेंगे। एक परिष्कृत पूछताछ योजना तैयार की गई। वे हत्या के बारे में नहीं पूछेंगे, वे अतीत के बारे में, रिश्तों के बारे में पूछेंगे। कुछ दिनों बाद राजेश कुमार को कानपुर पुलिस से एक सम्मन मिला, जिसमें अस्थायी निवास पंजीकरण से संबंधित कुछ मुद्दों को स्पष्ट करने का कारण बताया गया था। राजेश को जरा भी शक नहीं हुआ और वो लापरवाही से शर्ट पहनकर पुलिस स्टेशन चला गया। लेकिन जब वो कमरे में दाखिल हुआ तो उससे मिलने वाले स्थानीय पुलिसकर्मी नहीं, बल्कि उत्तर प्रदेश पुलिस की जांच टीम के अनुभवी जांचकर्ता थे, जो गुप्त रूप से वहां आ गए थे। 53 वर्षीय राजेश कुमार कुर्सी पर बैठ गया। उसके चेहरे पर थोड़ी हैरानी थी, लेकिन कोई डर नहीं था। वो भूल गया था 18 साल सभी पापों को दफनाने के लिए एक बहुत लंबा समय था। नमस्ते राजेश जी, एक जांचकर्ता ने शांत स्वर में शुरू किया। हमने आपको यहाँ कुछ बातें पूछने के लिए बुलाया है, तनाव मत लीजिए। क्या आपको याद है कि 2005 के आसपास आप कहाँ मजदूरी कर रहे थे? राजेश ने भौहें सिकोड़ी, याद करने की कोशिश की। 2005 बहुत समय हो गया। हाँ, शायद उस समय मैं प्रयागराज में मजदूरी करने गया था। निर्माण का काम, बागवानी का काम, कुछ ऐसा ही। आप लोग इतनी पुरानी बातें क्यों पूछ रहे हैं? हाँ, प्रयागराज में। जांचकर्ता ने सिर हिलाया। तो प्रयागराज में रहने के दौरान क्या आप किसी महिला को जानते थे या किसी के साथ आपका प्रेम संबंध था? इस सवाल ने जैसे किसी याद को छू लिया हो। राजेश ने आह कहा और फिर सिर खुजलाते हुए अश्लील मुस्कान के साथ हंसा। अरे साहब, क्या बात कर रहे हैं? ये तो मर्द औरत की बात है। उस समय मैं जवान था। प्रयागराज में मैं एक बहुत सुंदर लड़की को जानता था। उसका नाम शायद मीना देवी था। पीड़िता का नाम मिल गया था। जांचकर्ताओं ने अपनी उत्तेजना को दबाते हुए लिखना जारी रखा। इस मीना जी के बारे में और बताइए।
राजेश इस बात से अनजान कि उसका पर्दाफाश हो चुका है, काफी सहजता से बताने लगा, जैसे वो अपने प्रेम प्रसंग की कोई उपलब्धि सुना रहा हो। उसने बताया कि मीना देवी स्थानीय थी और एक संवेदनशील पेशे में थी, जो देह व्यापार कहने का दूसरा तरीका था। वो और मीना कुछ समय के लिए साथ थे। ये पैसे का लेन देन वाला रिश्ता था, लेकिन थोड़ा बहुत लगाव भी था। वो भी ठीक थी। राजेश ने कहा, कहती थी कि उसका पति और बच्चे हैं, लेकिन उसका पति निकम्मा था, इसलिए उसे बच्चों को पालने के लिए बाहर काम करना पड़ता था। मैं भी अक्सर। आप आखिरी बार मीना से कब मिले थे? ये मुख्य सवाल था। राजेश ने फिर से भौहें सिकोड़ी, आखिरी बार याद करने की कोशिश की। मुझे याद है, ये 1 जुलाई 2005 की रात थी। उस दिन मैंने और उसने उसके किराए के कमरे में बातें की। सब कुछ होने के बाद अगली सुबह यानी 2 जुलाई को उसने कहा कि उसे किसी पारिवारिक काम से तुरंत अपने गांव जाना है, जो प्रयागराज में ही था। उसने कहा कि वो कुछ दिनों में वापस आ जाएगी, लेकिन वो हमेशा के लिए चली गई। तब से मेरा उससे कोई संपर्क नहीं हुआ। शायद वो कहीं और चली गई या किसी दूसरे आदमी के साथ भाग गई। वो पेशा ही ऐसा है। साहब, उसने बहुत सहजता से बताया। उसे ये नहीं पता था कि उसका वीरे का नमूना मीना के शरीर पर 1 जुलाई को नहीं, बल्कि 3 जुलाई को नदी में तैरती एक लाश पर मिला था। उसका बयान, जो निर्दोष लग रहा था, ने अनजाने में एक कीमती समय सीमा और सबसे महत्वपूर्ण पीड़िता का नाम और गृहनगर प्रदान कर दिया था, राजेश कुमार। पुराने प्रेमी का बयान एक बड़ी सफलता थी। भले ही उसे ये नहीं पता था कि डीएनए नमूने के माध्यम से उसका पर्दाफाश हो चुका है, लेकिन उसने जांच टीम को सोने जैसी 2 कीमती जानकारी दी थी: पीड़िता का नाम मीना देवी और उसके काम का क्षेत्र प्रयागराज। उसके बयान ने एक महत्वपूर्ण समय सीमा भी प्रदान की। वो मीना से आखिरी बार 1 जुलाई 2005 की रात को मिला था और मीना ने 2 जुलाई को अपने गांव जाने की बात कही थी। ये फॉरेंसिक रिपोर्ट से पूरी तरह मेल खाता था कि पीड़िता की मृत्यु 2 जुलाई की रात या 3 जुलाई की सुबह हुई थी। बयान दर्ज करने के बाद जांचकर्ताओं ने राजेश को अस्थायी रूप से जाने दिया, लेकिन एक जासूसी टीम को 24/7 उस पर गुप्त रूप से नजर रखने का आदेश दिया गया। पूछताछ के बाद राजेश ने राहत की सांस ली। उसे विश्वास था कि वो किसी पुराने मामले में सिर्फ एक गवाह है। उसे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि एक अदृश्य फंदा उसकी गर्दन के चारों ओर कस चुका है। जांच टीम ने तुरंत जांच की दिशा प्रयागराज की ओर मोड़ दी। अब काम मीना देवी नाम की महिला के परिवार को हर हाल में ढूंढना था। उत्तर प्रदेश पुलिस के अपराध शाखा के जासूस तुरंत प्रयागराज पुलिस के साथ समन्वय में 2005 से संग्रहित सभी नागरिक और पते के रिकॉर्ड खंगालने के लिए निकल पड़े। मीना देवी एक बहुत ही आम नाम था, लेकिन कई दिनों की तलाशी के बाद उन्होंने एक सबसे उपयुक्त व्यक्ति की पहचान की। मीना देवी नाम की एक महिला, जिसका स्थायी पता प्रयागराज के एक छोटे से गांव में दर्ज था। रिकॉर्ड में यह भी लिखा था कि मीना शादीशुदा थी। उसके पति का नाम राकेश सिंह और एक बेटे का नाम विक्रम सिंह था। लेकिन जब जासूस पुराने पते पर पहुंचे तो घर बहुत पहले ही बिक चुका था। पुराने पड़ोसी, जिन्हें कुछ याद था, केवल इतना ही जानते थे कि ये परिवार बहुत पहले कहीं गायब हो गया था, शायद ठीक उसी समय जब मीना अचानक गायब हो गई थी। पूरे परिवार के गायब होने से संदेह और बढ़ गया। बेटे विक्रम सिंह की तलाश शुरू हुई। पेशेवर तरीकों का उपयोग करते हुए पुराने स्कूल रिकॉर्ड, स्वास्थ्य बीमा के कागजात से सुरागों का पालन करते हुए जासूसों ने आखिरकार विक्रम को ढूंढ लिया। वो अब एक वयस्क व्यक्ति था और गुजरात के एक औद्योगिक क्षेत्र में एक फैक्ट्री में मजदूर के रूप में काम कर रहा था। एक विशेष टीम तुरंत रवाना हुई। वे विक्रम से पुलिस के रूप में नहीं, बल्कि सामाजिक कार्यकर्ताओं के रूप में मिले, जो शहीदों की कब्रों या पुराने लापता लोगों के मामलों की तलाश कर रहे थे। नमस्ते विक्रम जी, एक जांचकर्ता ने शुरू किया। हम एक बहुत पुराने लंबित मामले की जांच कर रहे हैं। क्या आप प्रयागराज की रहने वाली श्रीमती मीना देवी के बेटे हैं? विक्रम चौंक गया। उसकी मां का नाम बहुत लंबे समय से किसी ने नहीं लिया था। उसने सिर हिलाया। उसकी आंखों में घबराहट थी।
जी, क्या बात है साहब? भाई, हमें ये बताते हुए बहुत दुख हो रहा है, जांचकर्ता ने धीमी आवाज में कहा। 2005 में हमें एक अज्ञात महिला का शव मिला था। अब तक नई तकनीक की बदौलत हमें संदेह है कि वो आपकी मां हो सकती हैं। पुष्टि करने के लिए हमें आपकी मदद की बहुत जरूरत है। हमें मिलान के लिए आपका डीएनए नमूना चाहिए। विक्रम सन्न रह गया। भले ही 18 साल बीत चुके थे, मां को खोने का दर्द अभी भी ताजा था। वो तुरंत सहयोग करने के लिए तैयार हो गया। विक्रम के बालों और मुंह के अंदर से नमूने लिए गए और तेजी से जांच के लिए भेजे गए। कुछ दिनों बाद अंतिम परिणाम वापस आया। अब कोई संदेह नहीं था। विक्रम सिंह का डीएनए नमूना और 18 साल पहले गंगा नदी में मिले बिना सिर वाले धड़ का डीएनए नमूना मां बेटे के रक्त संबंध के अनुसार पूरी तरह से मेल खाता था। 18 साल बाद पीड़िता को आखिरकार एक नाम मिल गया था, मीना देवी। जांच तुरंत एक नए स्तर पर पहुंच गई। जांच टीम ने विक्रम को इस बार एक हत्या के मामले के गवाह के रूप में बुलाया। विक्रम, याद करने की कोशिश करो। जांचकर्ताओं ने पूछा, जिस समय आपकी मां लापता हुई थी, उस समय आप छोटे थे, लेकिन क्या आपको कुछ याद है कि क्या हुआ था? आपके पिता राकेश सिंह ने क्या किया? क्या उन्होंने आपकी मां को खोजने के लिए पुलिस को सूचना दी थी? विक्रम सिंह ने भौहें सिकोड़ी। अपनी बचपन की धुंधली यादों को खंगालने की कोशिश की। उस समय मैं छोटा था, मुझे ठीक से याद नहीं है। मुझे बस इतना याद है कि एक सुबह मैं उठा तो मां नहीं थी। मैंने पापा से पूछा, आपके पापा ने क्या कहा? मेरे पापा बहुत घबराए हुए लग रहे थे, विक्रम ने बताया। उन्होंने कुछ नहीं कहा। उन्होंने बस जल्दी से हम दोनों बाप बेटे के कपड़े पैक किए। उन्होंने कहा, मां हमें छोड़कर चली गई है, वो अब वापस नहीं आएगी। फिर क्या हुआ? फिर विक्रम ने कांपती आवाज में कहा, मेरी मां के गायब होने के ठीक 1-2 दिन बाद मेरे पापा राकेश सिंह मुझे ले गए। उन्होंने जल्दी में घर बेच दिया। वो मुझे भगा ले गए। हाँ, मुझे याद है कि उन्होंने भागना शब्द का इस्तेमाल किया था। वो मुझे मुंबई भगा ले गए। और सबसे अजीब बात, विक्रम ने एक महत्वपूर्ण जानकारी दी। पिछले 18 सालों में मेरे पापा ने मुझे कभी प्रयागराज वापस नहीं जाने दिया और उन्होंने अपनी पत्नी के लापता होने की सूचना कभी पुलिस को नहीं दी। उन्होंने मुझे मेरी मां का नाम लेने से भी मना किया था। ये जानकारी एक बम की तरह थी। जांच टीम का पूरा ध्यान तुरंत एक पूरी तरह से अलग दिशा में मुड़ गया। राजेश कुमार प्रेमी अब केवल एक महत्वपूर्ण गवाह रह गया था, जिसने पीड़िता की पहचान और डीएनए नमूना प्रदान किया था। उसके पास एक बहाना था। वो 2 जुलाई की सुबह चला गया था, जबकि पीड़िता की मृत्यु 2 जुलाई की रात को हुई थी। मामले का नंबर 1 संदिग्ध, सबसे अधिक उलझा हुआ व्यक्ति, जिसने रिपोर्ट नहीं की, जो अपने बेटे के साथ तुरंत भाग गया, जिसने अपने बेटे से झूठ बोला, वो कोई और नहीं बल्कि उसका पति राकेश सिंह था। बेटे विक्रम सिंह का बयान एक घातक प्रहार था। इसने पूरे सिद्धांत को पलट दिया था। राजेश कुमार, जिसका डीएनए नमूना मेल खाता था, अचानक एक गवाह बन गया। इस तस्वीर में एक प्रेमी मात्र, सबसे बड़ा संदिग्ध, एकमात्र व्यक्ति जिसके पास मीना को हमेशा के लिए ठिकाने लगाने और किसी भी खोज को रोकने का मकसद था, वो उसका पति राकेश सिंह था। एक पति जिसकी पत्नी लापता हो जाए, उसकी सामान्य प्रतिक्रिया घबराकर पुलिस को सूचना देना, पूरे इलाके को छान मारना होनी चाहिए। लेकिन राकेश ने ऐसा नहीं किया। उसने इसके विपरीत किया। उसने तुरंत अपने बेटे को लेकर भाग गया, घर बेच दिया और अपने बेटे को अपनी मां का जिक्र करने से मना कर दिया। ये एक ऐसे व्यक्ति का व्यवहार था जो एक अपराध छिपा रहा था। उत्तर प्रदेश पुलिस के उप महानिदेशक के सीधे निर्देशन में जांच टीम ने तुरंत आदेश जारी किया, राकेश सिंह की तत्काल तलाश की जाए। वो मुंबई में छिपा हुआ था। विक्रम द्वारा दी गई जानकारी का उपयोग करते हुए जासूसों को राकेश का पता लगाने में ज्यादा समय नहीं लगा। 18 साल की फरारी ने उसे बदल दिया था। प्रयागराज के एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति से अब राकेश 60 साल से अधिक का एक बूढ़ा आदमी था, जो मुंबई के एक साधारण से किराए के मकान में गुमनामी में रह रहा था और ऑटो रिक्शा चलाकर अपना जीवन यापन कर रहा था।
सम्मन तुरंत तामील किया गया। जब उत्तर प्रदेश की जांच टीम के जांचकर्ता मुंबई पुलिस के साथ वहां पहुंचे तो राकेश सिंह बेहद हैरान हुआ। उसे समझ नहीं आया कि 18 साल बाद पुलिस उसे क्यों ढूंढ रही है। पूछताछ कक्ष में राकेश, जिसके बाल सफेद हो चुके थे, बेहद शांत, यहां तक कि थोड़ा चुनौतीपूर्ण भी लग रहा था। उसे विश्वास था कि समय ने सभी निशान मिटा दिए हैं। आप लोगों ने मुझे यहां क्यों बुलाया है? उसने लापरवाही से पूछा। मैं बूढ़ा हो गया हूं, मैंने कोई अपराध नहीं किया है। हमने आपको यहां आपकी पत्नी श्रीमती मीना देवी के लापता होने के बारे में स्पष्टीकरण के लिए बुलाया है, एक जांचकर्ता ने कहा। मीना देवी का नाम सुनकर राकेश एक पल के लिए रुका, लेकिन उसने जल्दी से खुद को संभाला और वो नाटक शुरू कर दिया जिसे वो 18 साल से तैयार कर रहा था। मेरी पूर्व पत्नी, उसने अपनी जीभ से चटकारे लेते हुए कहा। उसकी आवाज में तिरस्कार भरा था। मुझे लगा आप किसी और की बात कर रहे हैं। वो औरत? वो मुझे और मेरे बेटे को 18 साल पहले एक प्रेमी के लिए छोड़कर चली गई थी। वो बहुत गिरी हुई औरत थी। पता नहीं अब वो कहां जी रही है या मर गई है, मुझे कोई परवाह नहीं है। आप लोग उसे क्यों ढूंढ रहे हैं? आप कहते हैं कि मीना जी एक प्रेमी के साथ भाग गईं? जांचकर्ता ने पूछा। तो आपने कभी रिपोर्ट क्यों नहीं की? रिपोर्ट? राकेश हंसा। शर्म की बात थी और क्या। मेरी पत्नी ने मुझे धोखा दिया। क्या मैं पुलिस के पास जाता? मैं इतना शर्मिंदा था कि मैं नहीं चाहता था कि कोई जाने। इसलिए मुझे अपने बेटे को लेकर मुंबई भागना पड़ा ताकि एक नई जिंदगी शुरू कर सकूं। मैं यहां पीड़ित हूं, समझे आप? हम ऐसा नहीं सोचते, जांचकर्ता ने कहा। उसकी आवाज ठंडी हो गई। 3 जुलाई 2005 को हमें गंगा नदी में एक बिना सिर वाली महिला का धड़ मिला था। हमारे पास ये मानने का कारण है कि वो आपकी पत्नी मीना देवी थीं। यह सुनकर राकेश अचानक हंस पड़ा। एक चुनौतीपूर्ण हंसी, एक ऐसी हंसी जिसमें उसे विश्वास था कि वह जीत रहा है। एक धड़, एक बिना सिर वाली लाश? उसने भौहें चढ़ाईं। आप लोग मजाक कर रहे हैं? 18 साल पहले नदी में बहता हुआ एक धड़? आप कैसे जानते हैं कि वह मेरी पत्नी थी? बिना सिर, बिना हाथ पैर के कोई कैसे पहचान सकता है? क्या आप मुझे डराने की कोशिश कर रहे हैं? आपके पास कोई सबूत नहीं है। वो स्पष्ट हो गया था। वो आश्वस्त था क्योंकि वही था जिसने पीड़िता के शरीर के टुकड़े किए थे। वो जानता था कि बिना सिर के कोई भी पहचान नहीं कर सकता। पिछले 18 साल वो इसी विश्वास के सहारे सुरक्षित रहा था। जांचकर्ता ने राकेश की आंखों में सीधे देखा और धीरे धीरे कहा, आप सही थे। वो 2005 था। हम पहचान नहीं कर पाए थे। लेकिन श्रीमान, ये 2023 है। उसने एक पल के लिए रोका। हमें सिर की जरूरत नहीं है। हमारे पास तकनीक है। हमने उस लाश का डीएनए नमूना लिया था और हमने अभी अभी आपके बेटे विक्रम सिंह का डीएनए नमूना लिया है। परिणाम, दोनों डीएनए नमूने मां बेटे के रक्त संबंध के अनुसार पूरी तरह से मेल खाते हैं। राकेश सिंह के चेहरे पर मुस्कान जम गई। उसकी शांति गायब हो गई। उसका चेहरा सफेद पड़ गया। उसके माथे पर ठंडा पसीना आने लगा। वो सोच भी नहीं सकता था। वो डीएनए तकनीक के बारे में सोच भी नहीं सकता था। हम पुष्टि करते हैं, जांचकर्ता ने मेज पर हाथ पटकते हुए कहा। पीड़िता मीना देवी ही थीं और आप ही थे जिसने उनके गायब होने के बारे में झूठ बोला था। आप ही थे जो भागे थे, राकेश सिंह। आप अपनी पत्नी की हत्या के मामले में नंबर 1 संदिग्ध हैं। राकेश कांपने लगा। उसकी चुनौती गायब हो गई थी। वो घबरा गया था। वो जानता था कि 18 साल से बनाई गई उसकी सुरक्षा की दीवार ढह गई है। नहीं, मैंने नहीं किया, वो चिल्लाया। मैंने नहीं किया। भले ही वो वही थी, तो भी मैंने उसे नहीं मारा। मैंने आपको बताया, वो एक संवेदनशील पेशे में थी। वो वेश्यावृत्ति करती थी। निश्चित रूप से किसी ग्राहक ने, वो राजेश। हाँ, आप लोग जाकर उस राजेश कुमार से पूछिए, उसके उस प्रेमी से। उसी ने उसे मारकर मुझ पर आरोप लगाया है। मैं सिर्फ डर गया था, इसलिए मैं अपने बेटे को लेकर भाग गया। मैं निर्दोष हूं, मुझे फंसाया जा रहा है।
वो जाल में फंस गया था। वो प्रेमी राजेश कुमार का सहारा लेने की कोशिश कर रहा था, जिसे वो मानता था कि वो भी एक संदिग्ध है। उसे ये नहीं पता था कि पुलिस के हाथ में एक और सबूत था, उसका एक घातक झूठ। एक ऐसा झूठ जो उसकी आजादी का आखिरी दरवाजा भी बंद कर देगा। पति राकेश सिंह घबराहट में प्रेमी राजेश कुमार को आखिरी सहारे के रूप में पकड़ने की कोशिश कर रहा था। वो चिल्ला रहा था कि वो निर्दोष है, कि राजेश ही हत्यारा है, कि वो सिर्फ इतना डर गया था कि वो अपने बेटे को लेकर भाग गया। एक निर्दोष पति का नाटक वो हताशा में कर रहा था। लेकिन जांचकर्ताओं ने 18 साल इंतजार किया था, वे जल्दबाजी में नहीं थे। हमने भी इस संभावना के बारे में सोचा था। उप महानिदेशक, जो जांच टीम का नेतृत्व कर रहे थे, ने शांति से जवाब दिया। हमने माना था कि राजेश मुख्य संदिग्ध था, क्योंकि उसका डीएनए नमूना पीड़िता के शरीर पर था। लेकिन उसके पास एक बहाना है। वो 2 जुलाई की सुबह प्रयागराज से चला गया था, जबकि आपकी पत्नी मीना 2 जुलाई की रात या 3 जुलाई की सुबह मरी थीं। नहीं, ये नहीं हो सकता, राकेश चिल्लाया। आप कैसे जानते हैं कि वो कब मरी थी? क्योंकि हमने सिर्फ विक्रम को नहीं ढूंढा है, कमांडर ने कहा। उसकी आवाज ठंडी होने लगी। हमने सभी को ढूंढा है और हमें मीना की सगी बहन मिली है। हमने उनसे बात की है, जांचकर्ता ने आगे कहा। मीना की बहन ने हमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी है। उन्होंने पुष्टि की है कि 2 जुलाई 2005 की शाम को उन्होंने आपके, मीना और विक्रम के साथ रात का खाना खाया था। एक सामान्य पारिवारिक भोजन। क्या आपको याद है राकेश जी? राकेश सिंह सन्न रह गया। उसने अपनी यादों को खंगालने की कोशिश की। उसे याद आया। तो क्या खाना खाने के बाद वो चली गई, इसका इससे क्या लेना देना? इसका बहुत कुछ लेना देना है, कमांडर ने कहा, क्योंकि मीना की बहन ने बताया कि अगली सुबह यानी 3 जुलाई की सुबह वो लगभग 8 बजे आपके घर वापस आई थी, ताकि मीना को कुछ सामान दे सके। उसे मीना कहीं नहीं मिली। सिर्फ आप और विक्रम थे? उसने पूछा। और आपने क्या जवाब दिया, क्या आपको याद है? राकेश सिंह का चेहरा बदलने लगा। वो सोच भी नहीं सकता था कि एक छोटी सी बात, 18 साल पुराना एक झूठ फिर से सामने आ जाएगा। वो कांपने लगा। मुझे याद नहीं है, बहुत समय हो गया। तो मैं आपको याद दिलाता हूं। जांचकर्ता ने मेज पर हाथ मारा। आवाज गूंज उठी। आपने मीना की बहन से कहा था कि मीना अभी भी घर पर सो रही है। पिछली रात बहुत थक गई थी, इसलिए गहरी नींद में है। उसे मत जगाओ। सही है ना राकेश जी? राकेश सिंह की बोलती बंद हो गई। वो स्तब्ध था। वो इनकार नहीं कर सकता था। एक बहुत ही भद्दा झूठ। राकेश जी, कमांडर ने कहा। उसकी आवाज बर्फ की तरह ठंडी थी, क्योंकि हमारी 18 साल पुरानी फॉरेंसिक रिपोर्ट ने एक ऐसी बात की पुष्टि की है जिसे बदला नहीं जा सकता। पीड़िता की मृत्यु 3 जुलाई की शाम को पाए जाने से लगभग 12 घंटे पहले हुई थी। कमांडर उठा, राकेश के पास गया, उसकी आंखों में सीधे देखा। दूसरे शब्दों में, मीना 3 जुलाई की सुबह या 2 जुलाई की रात को मर चुकी थी। तो आप कैसे समझाएंगे 3 जुलाई की सुबह 8 बजे, जब आपने अपनी साली से झूठ बोला कि मीना अभी भी सो रही है? तो असल में वो कुछ घंटे पहले मर चुकी थी, और उसका बिना सिर वाला धड़ उस समय शायद गंगा नदी में बहना शुरू हो गया था। आपने झूठ क्यों बोला? आपने ये झूठ क्यों बोला कि एक मरा हुआ व्यक्ति अभी भी सो रहा है, सिवाय इसके कि आप ही वो व्यक्ति हैं जो सबसे अच्छी तरह जानते थे कि वो मर चुकी है? आप ही वो व्यक्ति हैं जिसने उसे मारा है। बेटे के डीएनए सबूत से लेकर घातक झूठ के पर्दाफाश तक के दोहरे मनोवैज्ञानिक प्रहार ने राकेश सिंह द्वारा 18 साल से बनाई गई सुरक्षा की दीवार को पूरी तरह से ढा दिया। वो अब चिल्ला नहीं रहा था, उसने बस अपना सिर मेज पर रख दिया। उसके बूढ़े कंधे कांप रहे थे। वो हार गया था। वो समय से हार गया था। वो विज्ञान से हार गया था। मैं अपना अपराध स्वीकार करता हूं, उसने टूटी हुई आवाज में कहा। और फिर 60 वर्षीय व्यक्ति ने अपने भयानक अपराध को बताना शुरू कर दिया। उसने कबूल किया,
वो जानता था कि उसकी पत्नी मीना एक संवेदनशील पेशे में है। उसने पैसे के लिए इसे स्वीकार कर लिया था। लेकिन वो बीमार रूप से ईर्ष्यालु भी था। वो जानता था कि मीना के कई लोगों के साथ संबंध थे, जिसमें राजेश कुमार भी शामिल था। 2 जुलाई 2005 की रात जब उसकी साली चली गई, तो उसके और मीना के बीच एक बड़ा झगड़ा हुआ। मीना ने शायद राजेश से मिलने के बाद फैसला कर लिया था। उसने कहा कि वो अब इस जीवन को बर्दाश्त नहीं कर सकती। वो उसे और अपने बेटे को छोड़कर चली जाएगी। झगड़ा घर से ज्यादा दूर नहीं, गंगा नदी के किनारे हुआ। ईर्ष्या में, ये जानते हुए कि उसकी पत्नी अभी अभी अपने प्रेमी के साथ से लौटी है और पत्नी द्वारा छोड़े जाने की धमकी से गुस्से में राकेश सिंह ने अपना आपा खो दिया। उसने मीना के गले में दुपट्टा देखा। वो जाना चाहती थी, मैंने उसे जाने नहीं दिया। वो बड़बड़ाया। उसने दुपट्टा खींचा, उसे पीछे से लपेटा और कस दिया। उसने अपनी पत्नी का गला तब तक घोंटा जब तक कि मीना गिर नहीं गई और उसकी सांसें नहीं रुक गईं। ये महसूस करने पर कि उसने हत्या कर दी है, राकेश डर गया। लेकिन डर की जगह जल्द ही एक ठंडी गणना ने ले ली। उसे शव को ठिकाने लगाना था। उसे मीना को हमेशा के लिए गायब करना था, ठीक वैसा ही जैसा वो चाहती थी। और उसने एक क्रूर काम किया। वो जानता था कि जब तक कोई लाश को पहचान नहीं पाएगा, वो सुरक्षित रहेगा। उसने नदी के किनारे ही पीड़िता के शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए। उसने सिर और दोनों पैरों को काट दिया। उसने उन हिस्सों को तेज धारा में फेंक दिया, ये विश्वास करते हुए कि वे बहुत दूर बह जाएंगे, कभी नहीं मिलेंगे। बाकी धड़ को भी उसने नदी में फेंक दिया। वो जानता था कि उसकी पत्नी के शरीर पर अभी भी प्रेमी के निशान थे। उसे उम्मीद थी कि अगर पुलिस को शव मिल भी गया तो वे राजेश की जांच करेंगे, उसकी नहीं। फिर वो घर लौट आया, शांत रहने की कोशिश की। अगली सुबह जब उसकी साली आई तो उसने झूठ बोला कि उसकी पत्नी अभी भी सो रही है, और जैसे ही साली गई उसने तुरंत अपनी योजना को अंजाम दिया। उसने औने पौने दाम में घर बेच दिया, अपने बेटे को उठाया, बस पकड़ी और मुंबई भाग गया। 18 साल की फरारी की जिंदगी शुरू की, ये विश्वास करते हुए कि उसका अपराध हमेशा के लिए गंगा नदी की गहराइयों में दफन हो गया है। जैसे ही मृत्युदंड शब्द कहे गए, पूरा कोर्ट रूम जैसे फट पड़ा। राकेश सिंह 60 वर्षीय व्यक्ति लड़खड़ाया और फिर घुटनों के बल गिर गया। वो 18 साल तक सुरक्षित रहा था। उसे विश्वास था कि उसने एक आदर्श अपराध किया है। उसने पुलिस को भी चुनौती दी थी। वो सोच भी नहीं सकता था कि 18 साल बाद न्याय उस तक पहुंचेगा, किसी गवाह के माध्यम से नहीं, बल्कि विज्ञान की उन प्रगतियों के माध्यम से जिन्हें वो समझ भी नहीं सकता था। नीचे उसका बेटा विक्रम सिंह बस अपना सिर अपने हाथों में छिपाए हुए था। उसके कंधे कांप रहे थे। उसका दर्द एक ऐसा दर्द था जिसे नाम नहीं दिया जा सकता। जिसे अभी अभी मौत की सजा सुनाई गई थी, वो उसका पिता था। जिसकी हत्या कर शरीर के टुकड़े किए गए थे, वो उसकी मां थी। और पिछले 18 सालों से वो उसी हत्यारे के धोखे में जी रहा था, बड़ा हो रहा था। मुकदमा समाप्त हुआ। बिना सिर वाली महिला लाश 3/7 का मामला उत्तर प्रदेश पुलिस के सबसे ठंडे, रहस्यमय और क्रूर मामलों में से एक आधिकारिक तौर पर बंद कर दिया गया। ये एक दुखद मामला था, मानव क्रूरता और न्याय के धैर्य पर एक महंगा सबक। राकेश सिंह का अपराध ईर्ष्या और स्वार्थ से उपजा था। जब उसकी पत्नी ने उसे छोड़ने की धमकी दी तो स्वीकार करने के बजाय उसने सबसे क्रूर तरीका चुना। न केवल जीवन छीन लिया, बल्कि पीड़िता की पहचान भी नष्ट कर दी। उसे विश्वास था कि केवल सिर को फेंक देने से उसका अपराध हमेशा के लिए गंगा नदी की गहराइयों में दफन हो जाएगा। वो गलत था। उसने 2 चीजों को कम आंका था, विज्ञान की शक्ति और पुलिस अधिकारियों के धैर्य को। ये मामला इस कहावत का सबसे स्पष्ट प्रमाण है कि कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं। अपराध चाहे कितना भी चतुराई से छिपाया गया हो, चाहे 18 साल की धूल से ढक गया हो, एक दिन प्रकाश में आएगा ही। ये भारतीय फोरेंसिक विज्ञान की एक उत्कृष्ट उपलब्धि थी।
ये डीएनए वंशानुवली प्रेडिक्शन तकनीक एक उन्नत तकनीक थी जिसने एक अदृश्य कड़ी को खोजा। एक बेकार समझे जाने वाले वीर्य के नमूने से हत्यारे के वंश का पता लगाया और ये वंशानुगत डीएनए ही था जिसने पीड़िता को उसका नाम वापस दिलाया। एक अज्ञात कंकाल को उसके बेटे से जोड़ा, लेकिन सबसे बड़ी त्रासदी, सबसे स्थायी दर्द हत्यारे का नहीं बल्कि जीवित बचे लोगों का है। सबसे ज्यादा दर्द विक्रम सिंह का है। 18 साल तक जब वो एक बच्चा था, उसे अपने ही पिता द्वारा बनाई गई एक झूठी याद के साथ जीना पड़ा। उसकी मां एक बुरी औरत थी जो उसे और उसके पिता को एक प्रेमी के लिए छोड़कर चली गई थी। वो मां के प्यार की कमी और शायद अपनी मां के प्रति घृणा के साथ बड़ा हुआ और आज वयस्क होने पर उसे सच्चाई का पता चला। एक ऐसी सच्चाई जो 1000 गुना ज्यादा क्रूर थी। उसकी मां भागी नहीं थी, उसकी हत्या कर दी गई थी। उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए गए थे और हत्यारा जिसने 18 साल तक उसकी आत्मा को जहर दिया था, वो कोई और नहीं बल्कि वही पिता था जिस पर वो निर्भर था। एक ही दिन में उसने अपनी मां को दूसरी बार खो दिया और अपने पिता को भी हमेशा के लिए खो दिया। ये एक मनोवैज्ञानिक घाव है जो कभी नहीं भर सकता। मामला बंद हो गया। मीना देवी को आखिरकार न्याय मिला। उसका नाम उसे वापस मिल गया। हत्यारे राकेश सिंह को सबसे बड़ी सजा भुगतनी पड़ी। न्याय भले ही 18 साल की देरी से मिला, लेकिन अंततः मिला जरूर। Đây là đoạn văn bạn cà lù bằng tiếng Hindi, sử dụng cả chữ Devanagari và chữ Latin để bạn dễ đọc. bản chữ देवनागरी। कमेंट में बताइए आप हमें कहां से देख रहे हैं। आपको आज की ये कहानी कैसी लगी? मेरी यही प्रार्थना है कि आप जहां भी रहें हमेशा खुश और सुरक्षित रहें। अगर आपके पास भी ऐसी कोई दिलचस्प कहानी है तो हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा ताकि हम सब उसे पढ़ सकें। bản chữ Latin để dễ đọc। कमेंट में बताइए आप हमें कहां से देख रहे हैं। आपको आज की ये कहानी कैसी लगी? मेरी यही प्रार्थना है कि आप जहां भी रहें हमेशा खुश और सुरक्षित रहें। अगर आपके पास भी ऐसी कोई दिलचस्प कहानी है तो हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा ताकि हम सब उसे पढ़ सकें।